नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो राजस्थान का सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है 4 फरवरी को, पहली पारी में 12th लेवल के सीईटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, और वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के सीईटी एग्ज़ाम में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन क्या है से क्वेश्चन आया है, मैंने PDF भी टेलीग्राम पर शेयर की थी, जिसमें आपको यहाँ पर नंबर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। कलराज मिश्र है वो राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल है? तो आप सभी को पता है कलराज मिश्र है वो राजस्थान के 41वें राज्यपाल है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। कलराज मिश्र सितंबर 2019 में राजस्थान के 41वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली थी राजस्थान में, और उनको शपथ दिलाई गई थी। उस समय राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे रविंद्र भट्ट के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। किनके स्थान पर बने हैं कलराज मिश्र? तो ध्यान रखना, कलराज मिश्र वो कल्याण सिंह के स्थान पर राजस्थान के राज्यपाल बने थे। कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनका निधन भी हो गया है कल्याण सिंह। तो कलराज मिश्र जो राजस्थान के 41वें नंबर के राज्यपाल है। इसके अलावा अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि राजसमंद में भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। विश्वास स्वरूपम इस प्रतिमा का नाम है। तो भगवान शिव की यह प्रतिमा है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2022 तक राजसमंद के नाथद्वारा में इस प्रतिमा का अनावरण समारोह का आयोजन किया गया था। मोरारी बापू की रामकथा का भी आयोजन हुआ था। तो 369 फीट ऊंची ये भगवान शिव की प्रतिमा है, विश्वास स्वरूपम, और इस प्रतिमा का निर्माण तत्पदम उपवन संस्थान के द्वारा करवाया गया है। तो राजसमंद के नाथद्वारा में है ये भगवान शिव की प्रतिमा, जिसको नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहां पर बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो जयपुर में आप सभी को पता है, ये बहु उत्पाद सेज अब स्थापित किया गया है। बहु उत्पाद विशेष आर्थिक सेज, जिसमें जो औद्योगिक पार्क जो SEZ जो सेज औद्योगिक पार्क, रिटेल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें शामिल है। तो ये बहु उत्पाद सेज है जो रिको के द्वारा महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से जयपुर में आप सभी को ध्यान है स्थापित किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का क्या उद्देश्य है? तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। तो दोनों ही इसके मुख्य उद्देश्य है, नए उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान के नागरिकों को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण है वो इसमें दिया जाता है, और इसमें 5% और 8% इसमें सब्सिडी भी दी जाती है। तो 2024 तक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो राजस्थान में, इसको प्रभावशाली इस योजना को बनाया जाएगा। इसके माध्यम से राजस्थान सरकार जो राज्य के नागरिकों को अपना खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए मदद करती है और नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया है, 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपको बता दें कि पुरस्कार से रिलेटेड है, जो नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, इसको इसमें शामिल किया है। तो आशा पारेख को ध्यान रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा पारेख कौन है? तो आशा पारेख जो बॉलीवुड अभिनेत्री, निर्माता, निदेशक है, और इसके अलावा 1959 से लेकर 1973 के मध्य इन्होंने कार्य किया था सिनेमा के अंतर्गत, और 1992 में ध्यान रखना इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। आशा पारेख जिनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था 30 सितंबर 2022 को। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया है पुरस्कारों से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, पद्म विभूषण 2022 से ये क्वेश्चन आया है। प्रभा अत्रे
किस क्षेत्र से संबंधित है जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार है वो दिया गया था? तो ध्यान रखना प्रभा अत्रे है, इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला था, जिसमें ध्यान रखना भारतीय शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रभा अत्रे जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया में जानी मानी संगीतकार है, डॉक्टर प्रभा अत्रे कलाकार, संगीतकार और लेखक है, और इन्होंने अलग अलग पहलुओं के जानकार है, और शास्त्रीय संगीत के लिए इनको ध्यान रखना पद्म विभूषण पुरस्कार है वो साल 2022 के लिए दिया गया था। तो 2022 की अगर बात की जाए तो 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। आपके लिए आगे यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर इसी पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 4 व्यक्तियों को किन किन को दिया गया था? तो एक तो प्रभा अत्रे को मिला था, इसके बाद ध्यान रखना जनरल बिपिन रावत, जी हाँ जनरल बिपिन रावत जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसके अलावा राधे श्याम खेमका जो उत्तर प्रदेश से है, जिनको साहित्य और शिक्षा के लिए मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था। और कल्याण सिंह आप सभी को पता है राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो ये ध्यान रखना 3 व्यक्ति है जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में मरणोपरांत मिला था, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह, और एकमात्र जो प्रभा अत्रे ये अभी भी जीवित है, इनको शास्त्रीय संगीत के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो ये ध्यान रखना राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, इसमें प्रथम चरण की अगर बात की जाए तो अलवर को इसमें शामिल नहीं किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रथम चरण की अगर बात की जाए तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर, यानी ये सारे ही थे, लेकिन अलवर इसमें शामिल नहीं था। प्रथम चरण जो राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP, जी हाँ RUIDP, जिसमें एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत सरकार को इसमें ऋण है वो दिया जाता है, और ये वित्तीय सहायता है एशियाई विकास बैंक इसमें प्रोवाइड करवाती है। तो राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना जिसमें प्रथम चरण में अलवर शामिल नहीं था, शामिल थे उदयपुर, बीकानेर, कोटा। इसके अलावा इसमें आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर भी इसमें शामिल था, और अजमेर भी शामिल था, लेकिन अलवर शामिल नहीं था। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त का पद है वो कब सर्जित हुआ था? जी हाँ लोकायुक्त जो महत्वपूर्ण विभागों वाली PDF मैंने आपको शेयर की थी, तो उसमें लोकायुक्त का डायरेक्ट आपको दिया गया था कौन कौन क्या है वाली जो PDF है, जिसमें लोकायुक्त की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 1973 में ये पद सर्जित हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना हुई थी 1973 में। वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त कौन है? तो ये भी पूछा जा सकता है। प्रताप कृष्ण लोहरा यानी PK लोहरा है वो वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त है। जी हाँ 13वें लोकायुक्त है, ध्यान रखना राजस्थान में PK लोहरा है वो वर्तमान में 13वें लोकायुक्त है। ये राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं। नियुक्ति और शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, कलराज मिश्र के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक के लिए रहता है। तो पूर्व लोकायुक्त कौन थे? SS कोठारी। जी हाँ PK लोहरा से पूर्व SS कोठारी वो लोकायुक्त थे। और पहले लोकायुक्त कौन थे राजस्थान के? तो न्यायमूर्ति ID दुआ, ध्यान रखना ID दुआ है वो राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान के हेमांग जायसवाल किस खेल के खिलाड़ी है? ध्यान रखना राजस्थान के जयपुर से हेमांग जायसवाल का संबंध है और ये जूडो के खिलाड़ी है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हेमांग जायसवाल है वो जूडो के खिलाड़ी है और राजस्थान के जयपुर से इनका संबंध है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था आर्थिक समीक्षा से, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। 2021-22 के अनुसार राजस्थान के स्थिर कीमतों पर, यानी 2011-12 की जो स्थिर कीमतें हैं उसके आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या रही थी? ध्यान रखना स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो स्थिर कीमतों पर 11.04% रही थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाता कि प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर क्या रही थी, तो प्रचलित कीमतों पर 18.04%, यानी 04 दोनों में है। यहाँ पर 11.04% है स्थिर कीमतों पर, और उसके बाद में उसमें प्रचलित कीमतों पर 18.04% है। वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है वो राजस्थान की रही थी। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है,
जी हाँ, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये एक ऐसे क्वेश्चन है वो कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। तो 11,283 है वो वर्तमान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है। तो ये आंकड़ा जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की जो वेबसाइट है उसमें भी दिया गया है। कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है वो राजस्थान में 11,283 है। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपके लिए आते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन था, राजस्थान में वो वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कुल कितनी है। तो राजस्थान में नगर निगमों की संख्या टोटल अगर बात की जाए तो 10 नगर निगमों की संख्या है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नगर निगम आपसे पूछ लिया जाए तो इनकी संख्या है वो 10 है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज हुए एग्जाम में पूछे गए थे। उसी के आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं कि आगे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी पारी का जो पेपर देखेंगे उसमें पता चलेगा इसमें ज़्यादा इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। राजस्थान करंट अफेयर्स के नॉर्मल और ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।